हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लक्ष्य, हिमांशु, अनुज, आरिफा, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा टू ऑल माय स्टूडेंट्स। बसंत पंचमी कल भी सेलिब्रेट हुआ है, कहीं कहीं पे आज भी हो रहा है। मैंने तो कल सेलिब्रेट कर लिया, इसीलिए आज मैंने क्लास रख दिया है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिए। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, मैं यही प्रे करूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिलवाइए। अगला बसंत पंचमी स्टूडेंट्स अपने सरकारी ऑफिस से मनाए। जल्द से जल्द मुझसे छुटकारा मिल जाए आप लोगों को। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, मयूर, खुशबू, राहुल, भोला, कोमल, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नॉट गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट किया जाए ना, एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, स्टार्ट किया जाए। हैप्पी सरस्वती पूजा श्रद्धा, ऑल क्लियर है ना? ओके, तो स्टार्ट किया जाए। ओके, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ वगैरह आप लोग चेक कर लेना। एक बार मुझे बताओ, सबको पता चल रहा है पीडीएफ कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? पीडीएफ वगैरह सब डाल दिया है? सॉरी, जिसको नहीं पता चल रहा है ना पीडीएफ सबका, हाँ, ये जितने भी पीडीएफ्स है, अभी आपको क्या क्या का पीडीएफ्स मिला होगा? रूट वर्ड, वोकैब के बैच में जाओगे तो रूट वर्ड का मिला होगा। ठीक है, वोकैब के बैच में जाओगे तो आपको रूट वर्ड का पीडीएफ मिला होगा, कंफ्यूज्ड वाले वर्ड का पीडीएफ मिला होगा। ठीक है, और साथ में जो समुद्र मंथन का जो सिनोनिम और एंटोनिम का जो पहला वाला वर्ड है, उसका मैंने फ्राइडे को टेस्ट लिया था। इन तीनों का पीडीएफ समुद्र मंथन में मिला होगा। एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मिल गया है ना? मिल गया है। प्रभात ने बोला यस मैम, मिल गया है। समुद्र मंथन वाला जो बैच है ना, आफ्टरनून वाला 1 बजे वाला बैच, 1 बजे वाले बैच में समुद्र मंथन नहीं, जो 1 बजे वाला बैच है ना, उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच के अंदर ही 2 बैच है, मतलब बैच का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच, जो 1 बजे चलता है। उसी में मैं मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को वोकैब करवाती हूँ, और ट्यूसडे को और थर्सडे को आपका प्रैक्टिस होता है। उसी बैच के अंदर ये तीनों मिलेगा। तो बता देना। ले लिया समर सिंह, आपका भी नाम ले लिया है। महाकुंभ की धरती से प्रणाम, हाँ, हैप्पी सरस्वती पूजा, तो मिल गया है। ओके, ये तीनों आपको मिल गया होगा। ओके, चेक कर लेना, पीडीएफ सेक्शन में जाकर चेक कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत है तो कॉल मत करना, इस नंबर पे मैसेज करना कि मेरे को पीडीएफ कहाँ मिलता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, पीडीएफ कहाँ मिलता है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो 99583583 पे मैसेज करना। ये तो मिल गया, हाँ ठीक है, वहां पे मिल गया है, यस। और आपके वाले जो 9:30 बजे का बैच है, अचीवर वाला, अचीवर्स का बैच है जो 9:30 बजे अभी चल रहा है, उसमें मैंने एक पीडीएफ डाला था, उसमें भी एक पीडीएफ डाला हुआ है। ये ग्रामर वाला, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फंडामेंटल्स का, वो मिल गया है। फंडामेंटल्स मिल गया है, एक बार मुझे बताइए। रूट वर्ड, कंफ्यूज वर्ड वाला मिल गया। जी हाँ, हाँ, पहले मुझे बता दो ताकि मुझे पता चल जाए ना, कभी कभी हमारी टीम भूल भी जाते हैं। ये जो ग्रामर वाला बैच है 9:30 बजे वाला, उसमें फंडामेंटल्स का मिला है। अब मुझे देखना है ना कितने लोगों ने, आप कितने क्वेश्चन थे। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नया नया बैच ज्वाइन किए हैं, जिन स्टूडेंट्स की क्लास आज पहली बार हो रही है, वो क्या करेंगे, अभी आप ज्यादा आपका मिस नहीं हुआ है। अभी इस क्लास में सिर्फ 4 ही क्लास हुआ है, और 4 क्लासेस में मैंने फंडामेंटल्स पढ़ाया है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है?
कि कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है, कौन सा वर्ड एडवर्ब होता है। तो आप क्या करो, जो स्टूडेंट का छूट गया, आज पहली क्लास है तो आप इसका रिकॉर्डेड देखो, और मुझे लगता है ना कि रिकॉर्डेड देखोगे तो 2 दिन में आराम से 2 डेज में खत्म हो जाएगा। कभी भी ना कोई भी चीज छूट गया है तो उसको टालना नहीं है, तुरंत करके खत्म करना है, क्योंकि आप उसको सैटरडे संडे के लिए रोकोगे ना तो पता चला कि इधर और बैच आगे बढ़ना शुरू हो गया, मिल गया है ना। तो मुझे बताना कितना क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था जरा बताना। मैंने जो प्रैक्टिस सेट दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, मुझे पता तो चलेगा ना कि उसको पलट के आप लोगों ने देखा भी है कि नहीं। जो प्रैक्टिस सेट था उसमें कुल मिला के कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे? मिल गया है तो मिल गया है तो देखा भी है ना, सॉल्व भी किया होगा, सैटरडे संडे छुट्टी थी। कुल मिला के 80 क्वेश्चंस थे, ठीक है, वेरी गुड। पार्ट ऑफ स्पीच के 80 क्वेश्चंस थे। अब मुझे बताओ कि आपने सॉल्व किया, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ना मैंने क्लास में डिस्कस करते समय ही डिस्कस कर दिया था, आपने इसको सॉल्व किया है? 80 क्वेश्चंस है। तो आज 4th क्लास नहीं है, आज 5th क्लास है, ठीक है। ट्यूसडे से बैच हुआ था, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आज 5th क्लास। अराउंड 80 क्वेश्चंस है। एट्टी क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों ने उसको सॉल्व किया ना, उसको सॉल्व करिएगा। उसमें से मैक्सिमम तो मैंने क्लास में करवा दिया है, आप लोग उसको सॉल्व करना, और पीछे से आंसर, मतलब कोई भी प्रैक्टिस शीट होता है ना उसको बनाना है, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे। उसमें 80 क्वेश्चन थे, कितने करेक्ट हुए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं? 80 क्वेश्चन था। रुको, आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, रिफ्रेश कर रही हूँ। हाँ, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, 71 करेक्ट हुआ है, किसी का 80 करेक्ट हुआ है, किसी का 65 करेक्ट हुआ है, ठीक है। और ये देख लेना है कि अगर जो रॉन्ग हुआ है ना तो क्यों हुआ है, उसका वीडियो सोल्यूशन है। एक तो आंसर भी है, पीछे आंसर देख के भी चेक कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है ना उसका सिर्फ आंसर नहीं देखना है, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसका वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया गया है कि वो ये आंसर है तो क्यों है, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलो आज हम लोग को क्या करना है, देखो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। ये स्कूल वाला एग्जाम नहीं है ना, जहां आपको 5 से लेकर 10 तक टाइम बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में 4-5 साल बचा हुआ है, आराम आराम से टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वहाँ ये वो एग्जाम नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और इसमें हमें क्या करना है ना कि हमें जल्द से जल्द एग्जाम निकालना है, क्योंकि हमारा एज क्रॉस हो रहा है। अगर हम कंपटीशन की दुनिया में एंटर किए हैं तो जल्द से जल्द एग्जाम निकालना है। उसके लिए एग्जाम निकालने के लिए क्या करना है, मॉक्स देना है। और आप बोलोगे मैम मॉक्स कब से शुरू करें, मेरा सिलेबस करते करते टाइम लग जाएगा, जब मैं सिलेबस खत्म करूंगी उसके बाद मॉक्स नहीं करना है। एसएससी में या एसएससी में, चाहे हमारे एग्जाम्स में कुछ खास टॉपिक्स होते हैं ना जिससे बार बार एग्जाम्स में एरर्स आता है। जैसे कंजंक्शन से भर भर के एरर्स आएगा, वर्ब से भर भर के आएगा, सब्जेक्ट वर्ब से सबसे ज्यादा एरर अगर एग्जाम में आता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब से, टेंस से भर भर के एरर आएगा, प्रेपोजिशन से भर भर के आएगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुरू के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले पढ़ा दूंगी, शुरू के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे 70% एरर आता है एग्जाम में, ग्रामर का पोर्शन। इससे क्या होगा ना कि मैं शुरू का इंपॉर्टेंट पढ़ा दूंगी, फिर आपको बोलूंगी कि मॉक्स देना शुरू कर दो, लास्ट टॉपिक तक वेट नहीं करना है, ठीक है। मॉक्स में कुछ खास खास टॉपिक्स है जिससे एरर्स आते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम पहला टॉपिक आप आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, फिर नाउन पढ़ाना, फिर प्रोनाउन पढ़ाना, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें जल्द से जल्द एग्जाम निकालना है, तो हम वो टॉपिक को शुरू में ही पढ़ लेंगे ना जिससे 70% एरर्स आते हैं। और जब आपका ये 4-5 टॉपिक्स हो जाएगा ना, तब मैं बोलूंगी मॉक्स देना शुरू कर दीजिए, और बाकी का टॉपिक्स में धीरे धीरे कंप्लीट करूंगी, ठीक है। कंजंक्शन से भर भर के एरर्स आता है, उसीलिए मैं पहला टॉपिक कंजंक्शन रखती हूँ। ये कंजंक्शन एरर में भी आता है, ये कंजंक्शन आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करता है, और ये कंजंक्शन आपको फिलअप्स में भी हेल्प करता है। तो कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे कंजंक्शन। और कंजंक्शन टॉपिक का ना किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने नाउन नहीं पढ़ा है ना तो आपको कंजंक्शन नहीं समझ में आएगा, या आपने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है तो कंजंक्शन एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसका दूसरा टॉपिक से कोई लेना देना है ही नहीं। तो जो बच्चे आज पहला दिन क्लास करने आ रहे हैं उनको भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। लेकिन जो क्लास 4 क्लास छूटा हुआ है उसको आप कर लेना, ठीक है, उसको कर लेना। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? रेलवे जंक्शन, जंक्शन में जब ट्रेन जुड़ती है, दो साइड से ट्रेन आता है, तो जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए कि कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। थोड़ा मुझे बेसिक करवाना होगा। अगर मैं बोलूंगी ना कंजंक्शन फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगी तो आप बोलोगे कि मैम अभी तो लास्ट क्लास आपने फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस बताया था, फिर से क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे नए आए, ठीक है, उसीलिए मैं एक बार थोड़ा सा स्पीड में जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, कंजंक्शन जोड़ता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि कंजंक्शन किसको जोड़ता है? कंजंक्शन किसको जोड़ता है? इट जॉइंस फ्रेजेस। जो बच्चे लास्ट क्लास कर चुके हैं ना उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज जो आए हैं उनको दिक्कत होगी, इसलिए मैं फिर से एक बार करवा दे रही हूँ। कंजंक्शन शब्दों को भी जोड़ता है, कंजंक्शन फ्रेज को भी जोड़ता है, कंजंक्शन क्लॉज को भी जोड़ता है, और कंजंक्शन वाक्य को भी जोड़ता है, ठीक है। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन का काम ही होता है जोड़ना। अब दिमाग में आएगा कि कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? कंजंक्शन वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है। तो वर्ड तो स्टूडेंट को पता है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा, जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया है उनके दिमाग में आएगा कि मैं फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज शब्दों का समूह होता है, ठीक है। फ्रेज एक शब्द का नहीं होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फ्रेज शब्दों का समूह होता है। फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फ्रेज के पास ना कर्ता होता है ना क्रिया होता है, और जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन नहीं हो वो वाक्य उसका मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा। इसीलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, ठीक है। फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं ना, फ्रेज का मीनिंगफुल, एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा ना कि मैम हमने तो ये कर लिया है। जैसे जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है ना, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का सबको थोड़ी पता। अगर मैंने ऐसा लिख दिया एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, तो ये बच्चा को नहीं समझ में आएगा कि मैम ये क्या है। जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, तो ये वाला सेंटेंस कोई भी बच्चा ट्रांसलेट कर लेगा, वो स्कूल जाता है। क्यों क्यों ट्रांसलेट कर लेगा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, एक कर्ता है और एक क्रिया है। कर्ता के द्वारा किया गया काम इस क्रिया, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का तो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ तो मीनिंगफुल सेंस आ रहा है। बट एट अ स्टोन्स थ्रो, यहाँ पे ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, इसलिए इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं है। क्योंकि सब ये क्या है? ये एक फ्रेज है। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है? फ्रेज है। फ्रेज क्यों बोला? क्योंकि एक शब्द का नहीं है, एक दो तीन चार, दो या दो से अधिक शब्दों को हम फ्रेज बोलते हैं, ये एक फ्रेज है, ओके। और फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, इसलिए मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ये एक मुहावरे है, इडियम फ्रेज है। इसका मतलब होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना 9 2 11 होना। किसी छोटे बच्चे से पूछोगे 9 2 11 होना, एक मीनिंग नहीं बता पाएगा। और अगर हमने मुहावरे का मीनिंग हमें पता है तो हम उसको बता सकते हैं। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, तो वहां भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज है। वैसे एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर बाय। जैसे अगर आपको बोलना होगा ना कि मेरा घर बहुत पास है, तो आप बोलोगे माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मेरा घर बहुत पास है। देखो, अगर मैं किसी को जाके बोलूं एट अ स्टोन्स थ्रो, तो उस व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। लेकिन इसी चीज में अगर मैं सब्जेक्ट और वर्ब लगा देती हूँ तब ये मीनिंगफुल सेंस हो गया। जब सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है तो एक मीनिंगफुल सेंस आ जाता है, बट अकेला फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, ओके। हाँ,
तो कोई पूछे कि फ्रेज क्या होता है, आपको बोलना है फ्रेज शब्दों के समूह को बोलते हैं, और फ्रेज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। फ्रेज को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब जुड़ेगा, तभी वो मीनिंगफुल सेंस देगा, तो इसको हम फ्रेज बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला कि मैम क्लॉज क्या होता है। ठीक है, वैसे मैंने ये लास्ट क्लास बता दिया था, इसको अब हटा रही हूँ। अब फटाफट थोड़ा सा लिखिए, मैं ना आपको इतना टाइम दे दूंगी कि आप फटाफट लिख सकते हो। अब धीरे धीरे रेड ब्लू ग्रीन पेन से मत लिखना कि व्हाट आई वांट, कि क्लास देखते समय ही नोट्स बना लीजिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, पहले क्लास को देख के पहले समझते हैं, फिर वीडियो को ऑन करके नोट्स बनाएंगे, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आप क्या करो, क्लास के दौरान ही फटाफट नोट्स बनाते जाओ, स्पीड में लिखना है। लिख लिया है सबने? साथ साथ नोट्स बना लेना है। अभी मैंने सिर्फ बताया है कि फ्रेज क्या होता है। माई हाउस एक क्लॉज है, हाँ सब्जेक्ट और वर्ब है ना। क्लास के दौरान सुंदर सुंदर नोट्स नहीं बनाना है रेड ब्लू ग्रीन से, खास करके लड़कियां रेड ब्लू ग्रीन बहुत यूज करती हैं। नोट्स ऐसा बनाना है बस आपको समझ में आ सके। ओके, वेरी गुड। फ्रेज शब्दों के समूह को बोलते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा, किसी को जाके बोल दिया ना एट होम, तो आप बोलोगे एट होम, तो घर पे। सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, अरे क्या है घर पे, सिर्फ घर पे। ये भी एक फ्रेज है, दो से या दो शब्दों से बना ये एक फ्रेज है, और इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं है ना। अब इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आई विल मीट एट होम, अब मीनिंगफुल सेंस हो गया। सिर्फ घर पे थोड़ी बोल दोगे, स्कूल में, घर पे, कुछ तो आगे लगाओगे ना, सब्जेक्ट और वर्ब लगाओगे तब जाके मीनिंगफुल सेंस होता है। अकेला फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। अकेला फ्रेज सिर्फ शब्दों का समूह होता है। अब आ जाओ क्लॉज। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला है कि क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, कि अभी तो आपने बोला है कि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ठीक है, फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, सॉरी हाँ, फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। लेकिन क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है। अगर क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब है तो उसको मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए ना। अगर इसके पास सब्जेक्ट वर्ब है, तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी कभी कभी मीनिंग से फुल सेंस देता है और कभी कभी नहीं भी देता है। अब आप बोलोगे कि मैम कब देता है और कब नहीं देता है। जब वाक्य में क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है तो आपके दिमाग में आएगा सब्जेक्ट वर्ब है तो इसको मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए ना, बट कभी कभी ये देता है, कभी कभी नहीं देता है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो मीनिंगफुल सेंस देता है, लेकिन जो डिपेंडेंट है, जो दूसरे पे आश्रित है, वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। उसको किसी न किसी के सहारे की जरूरत है। अब जो नए वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में आएगा कि मैम ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता क्या है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है। आई एम योर न्यू स्टूडेंट, यस अभय, वेलकम। न्यू स्टूडेंट आप लोग, आज के बैच में बहुत सारे नए बच्चे आए हैं, तो इसीलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, जो पिछला क्लास पढ़ाया था, क्योंकि कंजंक्शन थोड़ा सा क्लॉज और फ्रेज से ही रिलेटेड है। अब देखो, मैंने लिखा इफ ही कम्स आई विल गो। ये पूरा क्या है? ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है, ये पूरा एक वाक्य है, यहां से लेकर यहां तक, फुल स्टॉप तक ये वाक्य है। और ये वाक्य दो क्लॉज से बना है। ये देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज।
फिर यहाँ पे कर्ता है, फिर क्रिया है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। तो इस वाक्य में फ्रेज नहीं है, ये वाक्य दो क्लॉज से बना है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, वाक्य के छोटे भाग को ही, ये पूरा एक वाक्य है और वाक्य के छोटे भाग को ही क्लॉज बोलते हैं। दो छोटे छोटे उपवाक्य से ये क्लॉज बना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये अगर ये कौन सा क्लॉज है, ये सेंटेंस में दो क्लॉज से बना है। आप बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये वाला सिर्फ लिख के छोड़ दूं, तो क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? इफ ही कम्स, इफ ही कम्स का मतलब होता है अगर वो आता है। अगर वो आता है तो ये अधूरा लग रहा है ना, इसको किसी ना किसी आगे किसी क्लॉज के सहारे की जरूरत होगी मीनिंगफुल सेंस देने के लिए। ये तो अपने आप में अधूरा है, अगर वो आता है बोल के छोड़ दूं तो ये अधूरा है। तो ये कौन सा क्लॉज है? ये अधूरा क्लॉज को डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है कि ये वाला क्लॉज का अपने आप में मीनिंगफुल सेंस नहीं है, ये दूसरे क्लॉज पे आश्रित है, ठीक है। अगर वो आता है तब मैं जाऊंगा, तो ये तो अधूरा है, तो इसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। बट ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए ना, तो यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, लेकिन फिर भी ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है क्योंकि ये डिपेंडेंट वाला क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, इंडिपेंडेंट वाला देता है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास भी बता दिया था। हाँ मैम, ये सब आपने पढ़ा दिया है, मुझे पता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। आज कुछ बच्चे नए आए हैं ना, क्योंकि कंजंक्शन में ये सब चीज की जरूरत है। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि ये तो मैंने शुरू के 4 क्लासेस में पढ़ा दिया है, तो हो सकता है नए बच्चों को समझने में दिक्कत हो। अब बता दिया मैंने, कंजंक्शन शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे जोड़ता है, ठीक है। आप लोगों से ना, देखो आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो कि मैम कैसे कैसे क्या करना है, आप क्या करना है कि मैंने फ्राइडे को शुरू के, फ्राइडे वाला क्लास देखना। फ्राइडे कौन सा डेट था? फ्राइडे 31 जनवरी था, ठीक है। फ्राइडे वॉज 31 जनवरी, तो 31 जनवरी का क्लास देखना, मैंने डिटेल में सब बताया है, ठीक है। 31 जनवरी को सुबह 9:30 बजे वाले क्लास में, ठीक है, साढ़े वाले वो मैंने पूरा 30 मिनट्स आपका वेस्ट किया था, ताकि ना मुझे बार बार बताना ना पड़े। तो एक बार देख लो कि प्रैक्टिस बैच बिगिनर्स के लिए है, प्रैक्टिस बैच में कैसे क्या आना है, एक बार देख लीजिएगा। ओके, अभी मॉक कहाँ से दे दोगे? अभी बैच ही शुरू हुआ और मॉक दे दोगे? वो वाला देख लेना। जिस बच्चों को कुछ भी कंफ्यूजन है ना कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो फ्राइडे वाले बैच में 31 के सुबह 9:30 बजे वाले बैच में ना मैंने पूरा बता दिया, कम से कम 30 मिनट्स बहुत देख लो, ठीक है। अब कंजंक्शन इन सबको जोड़ता है, चलो एग्जाम्पल देती हूँ। ये सब तो बता ही दिया आपको, एग्जाम्पल देके एक ही जगह बता देती हूँ। कंजंक्शन का काम होता है फ्रेज को जोड़ना, वाक्य को जोड़ना। राम एंड हिज फ्रेंड्स डिड द वर्क। आज मैंने छुट्टी नहीं रखा है, कल मैंने सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर लिया, आज मैंने छुट्टी नहीं रखा है क्योंकि वेंसडे को इलेक्शन है, तो वेंसडे तो एज इट इज आप लोग की छुट्टी रहने ही वाली है। दूसरा, आई विल मीट यू एट ऑफिस। कैसे जोड़ता है मैं बता रही, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। तीसरा, अनलेस यू वर्क you will not succeed. Fourth,
he was absent, he couldn't do the work. थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। क्या आप बोल रहे, जो आप हिंदी में बोलते हो या कभी लिखते हो वो समझ नहीं आता है कि हमारे लैंग्वेज हिंदी नहीं है। ये सब ना बैच में आके ड्रामा मत करिए, ठीक है? ये सब बैच में आके ड्रामा मत करिए और टीचर को इरिटेट मत करिए। हमारी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हमारी लैंग्वेज ये है वो है। हमारी लैंग्वेज तो इंग्लिश भी नहीं है, इंग्लिश भी तो ब्रिटिश लैंग्वेज है, बट हमारा एग्जाम इंग्लिश में है तो हमें इंग्लिश पढ़ना है ना। हम दो ही लैंग्वेज में चीज़ों को करेंगे यहाँ पे। हमारा लैंग्वेज बाइलिंगुअल, ये जो बैच है बाइलिंगुअल चल रहा है, और चूंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में तो रहेगा, और हम लोग इंडियंस है तो मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में तो दूंगी। मेरे को क्या है, कई बार बच्चों ने बोला मैम पूरा इंग्लिश में पढ़ाइए। कई बार मैंने क्लास में पूरा इंग्लिश में पढ़ाया, फिर बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम आप थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहे हो, आप हिंदी भी यूज करिए। तो ये सब ड्रामा बंद करिए, नहीं तो ब्लॉक हो जाओ। बंगाली में पढ़ाइए, उड़िया में पढ़ाइए, कन्नड़ में पढ़ाइए, ये सब ड्रामा ना मत करिए, और काइंडली ये सब कमेंट मत करिए, नहीं तो अननेसेसरी ब्लॉक हो जाइएगा। और आने वाले 3.5 महीने तक ना क्लास तो देख पाइएगा बट कमेंट कुछ नहीं कर पाइएगा। क्लास के शुरू में ज्यादा वाइब्रेट करोगे तो 3.5 महीने तक मैं आपको साइलेंट मोड में डाल दूंगी। I am also from South India, but I am learning Hindi because of your. No doubt, the students belong to different state, but all the slides, all the sentences I am writing in English, na. So even though the students who are not able to understand Hindi, but at least they are able to understand the sentence, na. Because most of the students, okay, most of the students are from the Hindi background, belonging to UP, Bihar, and all. So they demand that the batch should be in bilingual. It doesn't mean the students from Bihar and UP, they are not able to understand English. It does not mean that. But they want, for the convenience of the students, I translate the sentences into Hindi as well. Hindi as well, because ultimately at the end of the day, na, what I teach should be comprehensible to the students. जो मैं पढ़ाती हूँ ना, वो students को समझ में आना चाहिए, मैं जो भी language use करूँ, हिंदी, English. Students from Tamil Nadu, they are also able to understand my Hindi. तो चलो वो सब इधर उधर की बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा आपको कंजंक्शन लग रहा है, कौन ऐसा वर्ड लग रहा है जो जोड़ रहा है, कौन सा लग रहा है कंजंक्शन? पहला वाला सेंटेंस में ना एंड कंजंक्शन है, राम और उसके दोस्त, राम और उसके दोस्त, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंजंक्शन। नीचे वाले सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन है? मैं या तो तुम्हें ऑफिस में मिलूंगा या घर पे मिलूंगा, तो ये कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, ये कंजंक्शन। लास्ट वाला सेंटेंस में कोई कंजंक्शन है ही नहीं, अभी तो मैंने जोड़ा ही नहीं, कंजंक्शन है। तो यहाँ कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? राम एक वर्ड है और फ्रेंड्स, पोजेसिव एडजेक्टिव को कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं मानना, फ्रेंड्स है। तो यहाँ कंजंक्शन ने क्या किया? कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, कंजंक्शन इज अ वेरी फेथफुल टॉपिक। कंजंक्शन विल जॉइन अ वर्ड टू अ वर्ड। कंजंक्शन वर्ड को क्लॉज से नहीं जोड़ेगा, कंजंक्शन वर्ड को वाक्य से नहीं जोड़ेगा, कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। बहुत वफादार है ये। अगर लाइफ में अगर लाइफ में आपके कोई बहुत वफादार व्यक्ति है ना, तो आप उसको कंजंक्शन का नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? या तो मैं तुम्हें घर ऑफिस में मिलूंगा या तो घर पे, तो इसको मैं वर्ड नहीं बोल सकती, ठीक है, ये फ्रेज है, 2 वर्ड का बना हुआ है। इसको आप बोलोगे मैम ये भी तो 2 वर्ड का है, ये 2 वर्ड का नहीं है, जो हिज है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो। ये 2 वर्ड का है और यहाँ भी 2 वर्ड का है। तो यहाँ पे कंजंक्शन ने क्या किया? यहाँ पे कंजंक्शन ने वर्ड को वर्ड से जोड़ा, यहाँ फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा, और यहाँ कंजंक्शन अनलेस है, ये किसको जोड़ रहा है? सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्लॉज है। यहाँ भी ये है सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये है क्लॉज, दोनों क्लॉज है।
पहला वाला डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका अपने आप में मीनिंग नहीं है, और ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ के कंजंक्शन ने क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा। अरे टेलीग्राम पे क्या हुआ है ना, टेलीग्राम के लिए परेशान मत हो, टेलीग्राम के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। वो स्ट्राइक मरवाते मरवाते ना, वो असली चैनल पे भी उस कंपनी ने स्ट्राइक कर दिया है, रिकवर हो जाएगा। कल मुझे पता चला, कल मेरी टीम, मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे थे, ये जो नकली चैनल पे स्ट्राइक करते करते जो असली पेड वाले स्टूडेंट्स का चैनल है उस पे भी उन्होंने गलती से स्ट्राइक डलवा दिया, तो वो आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। Basically I am from Kashmir, so why Kashmir, last year I went to Kashmir. The Kashmir people are able to understand Hindi very well and they speak also. तो ये सब नहीं बोलना है। नहीं मिली है ना करण, प्रैक्टिस मिल गई है करण, प्रैक्टिस शीट सबको चला गया है, आपको शायद नहीं मिल रहा है, आप नंबर जो बताया उससे कांटेक्ट कर लेना। ही वॉज एब्सेंट, ही कुडंट डू द वर्क, ठीक है। तो ये दो वाक्य है, देखो फुल स्टॉप से दो वाक्य, ये पूरा एक वाक्य है और ये पूरा एक वाक्य है। अब इन दोनों वाक्य को हमें कंजंक्शन से जोड़ना है, तो क्या से जोड़ेंगे? हम बहुत सारे कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं, बहुत सारे कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। जैसे मैं ऐसा भी जोड़ सकती थी, एज, क्योंकि कारण बता रहे हैं ना, कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वो एब्सेंट था इसलिए काम नहीं कर पाया, तो मैं एज से भी जोड़ सकती हूँ, एज ही वॉज एब्सेंट ही कुडंट डू द वर्क, क्योंकि वो एब्सेंट था इसलिए काम को नहीं कर पाया। फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, एज भी लगा सकती हूँ, सिंस भी लगा सकती हूँ, क्योंकि कारण बता रहा है। ओके, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, he couldn't do the work because he was ill, आप कोई भी कंजंक्शन से जोड़ सकते हो, आपके एग्जाम में जोड़ने के लिए थोड़ी आएगा, जुड़ा हुआ आएगा उसी में एरर है। तो ये एज से भी जोड़ सकते हो, यहाँ मैंने, और यहाँ मैंने बिकॉज से जोड़ा, यहाँ पे कंजंक्शन बिकॉज है। देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, और वॉज क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। यहाँ क्या है, ही, और ये क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और कंजंक्शन कितना वफादार है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है। और यहाँ भी क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ भी है सब्जेक्ट और वर्ब। तो कोई भी हम कंजंक्शन वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं। तो एक बार बता दो अब, एक बार बता दीजिए, ये क्लियर हो गया है ना? बहुत सारा कंजंक्शन हो तो सो भी लगा लो, देयरफॉर भी लगा दो। किसने बोला है कि बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं आ सकता? आ सकता है, बिकॉज बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि बिकॉज शुरू में नहीं आए। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि कंजंक्शन होता क्या है, ठीक है। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, किसको जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से, वर्ड को वर्ड से, क्लॉज को क्लॉज से, वाक्य को वाक्य से। चलो ये तो आपने पिछले क्लास भी पढ़ लिया था, पिछले क्लास भी पढ़ा था आपने। हाँ, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है। कंजंक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले। कभी कभी आपके एग्जाम में ना ऐसा भी आ जाता है, उस समय तो जब मैंने बेसिक पढ़ाया था, तो बताया था ना कि एंड कंजंक्शन है, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में ना एंड को अंडरलाइन कर देंगे और दे देंगे, ऐसा दे देंगे, लिख देंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये कंजंक्शन, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा कि अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है सबऑर्डिनेटिंग है, बता रही हूँ। कभी कभी आपका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है ना, तो एंड वर्ड को दे देंगे और अंडरलाइन कर देंगे, इतना तो हमारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि एंड कंजंक्शन है। बट एग्जाम में कंजंक्शन ना लिख के सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग आ गया ना, तब आपको दिक्कत होगी। तो आप इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है
और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको इसको मैं 1 मिनट अलग से स्लाइड लेके पहले थोड़ा समझा दूं। अच्छा, आप लोग ऑफिस में काम मतलब जाओगे काम करने, या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको बोलते हैं? ऑफिस में जाते हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? जल्दी से बताना, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप सबऑर्डिनेट किसको मानोगे? जो लोग आपसे ऊपर वाले पोजीशन में है या जो आपसे नीचे है, किसको मानोगे? सेंटेंस तो फुल स्टॉप होता है और सेंटेंस का भाग ही क्लॉज होता है। आपसे नीचे, हाँ, जो लोग आपसे नीचे होते हैं ना, ओके, सबऑर्डिनेटिंग, जो आपके जूनियर होते हैं, जो आपके जूनियर होते हैं, जो आपसे नीचे पोस्ट पे होते हैं, आपके नीचे वाले, वो आपके हाँ सबऑर्डिनेट से। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है ना जिसमें एक डिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो इंडिपेंडेंट है, जो आजाद है, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है, वो आपका बॉस है। ठीक है, वो आपका बॉस है। जो इंडिपेंडेंट है उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और डिपेंडेंट वाला कौन है? डिपेंडेंट वाला उसके नीचे जो उसके वर्कर है वो डिपेंडेंट। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उस कंजंक्शन को बोलते हैं ना। सबऑर्डिनेट कौन हुआ? जो बॉस के अंदर ये आश्रित वाले लोग हैं ना। बॉस तो इंडिपेंडेंट है, बॉस तो आजाद है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट हम लोग वर्कर्स उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है ना। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, सबऑर्डिनेटिंग एक ऐसा कंजंक्शन होता है कि जहां पे एक बॉस होता है और एक वर्कर होता है। बॉस का मतलब क्या है? जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला बॉस है और डिपेंडेंट क्लॉज वाला वर्कर है। तो सबऑर्डिनेटिंग वो कंजंक्शंस होते हैं जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे मैंने ये लिखा, ये ऐसा लिखा, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स आई विल गो। अगर मैं आता हूं तो वो जाएगा। मीन्स मेरा जाना उसके आने पे निर्भर है। मैं तभी जा पाऊंगा ना जब वो आएगा। और इसको अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये तो कंजंक्शन है ही। और एग्जाम में डाल दिया कि चलो बताओ कि ये, अभी कोऑर्डिनेटिंग भी आपको बताऊंगी। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग है? चलो जल्दी से बता दो। कोऑर्डिनेटिंग है। कौन सा कंजंक्शन है? तो ये कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन कौन सा? अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, मैं आपको टाइम दूंगी। बॉस इंडिपेंडेंट है और एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट है। क्या लग रहा है? ये इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इसका तो अपने आप में कोई मीनिंग ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। इफ ही कम्स इतना बोल के छोड़ दूं, अगर मैं आता हूं, तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना। ये तो डिपेंडेंट लग रहा है। किस पे डिपेंडेंट लग रहा है? आई विल गो पे। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स। मैं तभी जा पाऊंगा ना जब वो आएगा। तो ये डिपेंडेंट वाला क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी कंजंक्शन जहां पे एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वो वाले कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग बोलेंगे, क्योंकि इसका खुद में मीनिंग नहीं निकल रहा। ठीक है, इसका खुद में मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसको बाद वाले क्लॉज के सहारे की जरूरत पड़ रही। ठीक है, बाद वाले सहारे की जरूरत पड़ रही है। और ऐसे वाले कंजंक्शंस को हम कंडीशनल क्लॉज भी बोलते हैं, कंडीशनल क्लॉजेस भी बोलते हैं। कंडीशनल मतलब एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग। अगर मैं ऐसा रखती अनलेस, अनलेस, तो ये भी सबऑर्डिनेटिंग ही। अनलेस ही कम्स, जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। जब तक वो नहीं आता है, ये तो अधूरा लग रहा है, इसको इसके सहारे की जरूरत पड़ रही है, तब तक मैं जाऊंगा। तो ये भी सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेटिंग वो कंजंक्शंस होते हैं जहां पे एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके। अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं कि राम एंड मोहन, राम एंड मोहन वर प्रेजेंट। राम, अभी लिखना नहीं, ठीक है, अभी मैं बताऊं। राम एंड मोहन वर प्रेजेंट। तो राम और मोहन प्रेजेंट थे।
तो राम यहाँ पे एक वर्ड है और मोहन एक वर्ड है। अब ये एंड है, ठीक है, एंड कंजंक्शन है। अब वो पूछेंगे कि कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है, अभी लिखना नहीं कि कोऑर्डिनेटिव है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि कोऑर्डिनेट करके चलो, एक दूसरे से तालमेल बना के चलो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करो, बातचीत करके चलो, कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, सब बराबर है। तो ये जो एंड है ना, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये एंड किसी पे आश्रित है, ये एंड तो दोनों को लेके चल रहा है, राम और मोहन। एंड वाले यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोई सब मतलब कोई बॉस है या कोई एम्प्लॉय है। तो ये सब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग अभी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, बस मुझे थोड़ा सा समझा लेने दीजिए। कोऑर्डिनेटिंग अभी लिखिएगा कुछ भी नहीं। अब मैंने लिखा he said that he would come। कुछ बच्चों को देख रही हूँ ना, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा, बट क्लॉज कभी कभी दे भी सकता है, कभी नहीं भी दे सकता। इंडिपेंडेंट है तो देगा मीनिंगफुल सेंस, डिपेंडेंट है तो नहीं देगा। और ये जो है ना, ये पूरे को हम सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, ये यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस दो क्लॉज से बना है। ये सब्जेक्ट वर्ब है, सेंटेंस के छोटे भाग को ही क्लॉज बोलते हैं, और अगेन ये सब्जेक्ट वर्ब, ये क्लॉज, और ये दोनों क्लॉजेस है, और ये दोनों क्लॉज को दैट जोड़ रहा है। दैट का मतलब होता है की, तो ये दैट कंजंक्शन हो गया, दैट कंजंक्शन हो गया। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिव है या कोऑर्डिनेटिव? क्या है ये, सबऑर्डिनेटिव है और या कोऑर्डिनेटिव है? कौन सा लग रहा है? अभी लिखना नहीं, पहले तो मैं समझा दूं। हाँ, उसने कहा था। अगर मैं ही सेड भी बोलूं ना, ही सेड, छोटे बच्चों के बुक्स में छोटे छोटे सेंटेंसेस आते हैं ना, ही सेड, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है। मैं पूछूं कि अरे उसने कहा था, बोलोगे यस मैम उसने कहा था, ठीक है। क्या कहा था, क्या, वो तो अलग बात है। और ये देखो अरे सबऑर्डिनेटिंग नहीं है, ही वुड कम, वो आएगा, इसका भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो ये भी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे वाक्य में ना एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों आजाद है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों आजाद है। तो ये हो गया है कोऑर्डिनेटिंग हो गया है, कोऑर्डिनेटिंग, यस, सबऑर्डिनेटिव नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हाँ, इसका भी अधूरा बोल रहा है, ही सेड भी दे रहा है, ही सेड और ही वुड कम, दोनों का कुछ, ही वुड कम वो आएगा, उसने कहा था, तो ऐसा नहीं है, कोई अधूरा नहीं लग रहा है, सबका अपने आप में मीनिंग लग। तो इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ना कोई भेदभाव नहीं है, दोनों बराबर है। और सब ऑर्डिनेटिंग में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक डिपेंडेंट रहेगा, और एक क्लॉज होता है, अभी सब पढ़ाऊंगी, एक और कंजंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन ना जो पेयर में आता है, आगे मैं पढ़ाऊंगी, जैसे जो पेयर में यूज होता है ना, जोड़े में, जैसे इधर के साथ और लगाते हैं, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं। इधर और मतलब या तो ये या तो वो, और नीदर के साथ ना तो ये ना तो वो, जैसे नॉट ओनली, अभी लिखना नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। तो कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं ना जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे ऑल्दो के साथ हम पेयर में यट लगाते हैं। आगे मैं आपको एक एक कंजंक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो वो कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होते हैं उसको हम कोरिलेटिव बोलते हैं, ओके। हाँ, डैट सबऑर्डिनेटिंग कैसे हो गया, डैट तो अलग से कंजंक्शन है, ओके, डैट तो अलग से कंजंक्शन है ना, वहां तक थोड़ी बोलोगे। तो चलो अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाना शुरू करती हूँ। मैंने आपको 3 कंजंक्शन पढ़ाया, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, और एक होता है, जैसे ये देखो मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड
कंजंक्शन को छोड़ देना, कंजंक्शन को मत जोड़ना, यहां तक नहीं पढ़ना है, कंजंक्शन को अलग रखना है। बट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की बट बेचारा फेल हो गया, इसको छोड़ दो, यहां तक नहीं रखो। ये तो हमारा कंजंक्शन है। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चला कि आप कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन होने के लिए जोड़ने का काम करेगा ना, या तो वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को या क्लॉज को। तो यहाँ ये किसको जोड़ रहा है, ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, वर्ब्ड वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और यहाँ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसको ऐसे कंजंक्शन रखती हूँ, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। तो सबसे पहले तो बट कंजंक्शन है, कैसे पता चला कि दो क्लॉज को जोड़ रहा है। अब मुझे बताना कि ये कौन सा है, कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव है या सबऑर्डिनेटिव, क्या है। आपको ना यहां तक नहीं पढ़ना है। ही वर्कड हार्ड, ये कैसा वाला क्लॉज है, उसने कड़ी मेहनत की, ये तो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है ना, तो ये आजाद है, इंडिपेंडेंट है। इस यहां तक नहीं पढ़ना है, यहां तक पढ़ना है, ये तो जोड़ने काम कर रही, वो फेल हो गया, इसका भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो दोनों आजाद है, कोई भेदभाव नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिव होने के लिए एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट चाहिए, बट यहाँ तो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो बट भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है समांतर। अगर मैं यहाँ पे येट लगाती, ही वर्कड हार्ड येट, फिर भी फेल हो गया, तो यहाँ का येट भी कोऑर्डिनेटिंग ही रहता, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है। दो इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है ना, दो इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है। अगर मैं ऐसा लिखती, ही वर्कड हार्ड, ऐसा लिखती, he failed because he didn't work hard, he didn't work, वो फेल हो गया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। तो बिकॉज कंजंक्शन है, कैसे पता चला कंजंक्शन है, सब्जेक्ट और वर्ब। देखो ये सब पिछला क्लास, उसीलिए मैं बोलती हूँ ना, जब भी बैच ज्वाइन करिए एकदम शुरू से ज्वाइन करिए, क्योंकि जो बच्चे लेट से आएंगे ना उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये क्लॉज क्या होता है। कैसे पता चला कि ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये भी क्लॉज है, और कंजंक्शन तो वफादार टॉपिक है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। अब मुझे बताओ कि ये सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कौन सा, या ये नहीं पढ़ना है, यहां तक पढ़ो, वो फेल हो गया, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट, वो कड़ी मेहनत नहीं किया, ही डिडंट वर्क हार्ड, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग हो गया ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हाँ कोऑर्डिनेटिंग है। देखो ये दोनों को मैं ऐसे जोड़ती, जैसे ही डिडंट वर्क हार्ड, ये एक वाक्य है जिसका मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, और ही फेल्ड, इसका भी मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, ये दो वाक्य था, इसी को मैंने बिकॉज से जोड़ दिया। ही फेल्ड, ये भी इंडिपेंडेंट वाला पूरा सेंटेंस है, और ये सेंटेंस भी पूरा इंडिपेंडेंट है, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप आ गया तो अब इसको क्लॉज मत बोलना, ये सेंटेंस है, और इसी को मैंने कंजंक्शन से जोड़ दिया, ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट वर्क, तो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट था ना, ये भी इंडिपेंडेंट, इससे जोड़ दिया, तो ये कंजंक्शन कैसा हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग। एक बार मुझे बताइए, पहले मुझे बताइए कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। बस याद रखना ना, बस याद रखना है कि सबऑर्डिनेट में ना एक छोटा एक बड़ा होता है, एक बॉस होता है और एक मास्टर होता है। तो बॉस और मास्टर होने के लिए एक इंडिपेंडेंट वाला बॉस है और डिपेंडेंट वाला एम्प्लॉय है। तो सबऑर्डिनेटिंग होने के लिए ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चाहिए, और आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम करो, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सब सेम है। तो अलग अलग सा मैं करवाऊंगी, अभी तो मैं बस ये बता रही हूँ ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वर्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड हो
या कोई इंडिपेंडेंट फ्रेज हो या कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बस याद रखो, हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड आता है, बट आता है, यट आता है, एज वेल एज आता है, सो आता है, देयरफॉर आता है। बस याद रखो कि ये सब आता है। अब मैं सबको फिर अलग अलग से भी पढ़ाऊंगी, यट कब यूज करते हैं, बट कब यूज करते हैं, इसको लिख लीजिए। दोनों हितेश, दोनों डिपेंडेंट नहीं आएगा। अगर दो कंजंक्शन दो क्लॉज डिपेंडेंट आ गया, दो डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, तो वो वाक्य कभी भी मीनिंगफुल नहीं होगा। एक वाक्य में दो क्लॉज आया और दोनों डिपेंडेंट ही है, तो वो सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंस नहीं बनेगा, वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो ही नहीं सकता है। या तो सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट आना चाहिए, दोनों आजाद, या तो एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, क्योंकि दो डिपेंडेंट आ ही नहीं सकता है। दो डिपेंडेंट आएगा तो फिर सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंस बनेगा ही। अरे याद क्या करना है, बस आपको थोड़ी ये सब याद करना है, ऐसा एग्जाम में थोड़ी एरर आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल दीजिए, ये तो बस मैंने बता दिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है। अब आ जाओ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है ना जहां पे एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। जैसे इफ से सेंटेंस अगर मैं ये लगा के छोड़ दूं, इफ ही कम्स, ये अधूरा है ना, उसको एक और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी होने के लिए। उसी तरह सिंस, अगर मैं ऐसा लगा के छोड़ दूं, सिंस ही वॉज एब्सेंट, चूंकि वो बीमार था, ये अधूरा अधूरा लग रहा है ना, चूंकि ये बीमार था, तो आपको लगेगा ना आगे कुछ डालिए, इसलिए काम नहीं कर पाया। व्हेन ही कम्स ऐसा लगा दिया, जब वो आएगा, मैं अधूरा जा रहा है, कोई आगे क्लॉज चाहिए। एज सून एज, लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है ना अन्यथा, अदरवाइज। अभी मैं सब कंजंक्शन को अलग अलग करवाऊं। वाइल, वाइल का यहाँ मतलब दौरान नहीं है, जबकि वो बीमार था। ही लेफ्ट, मेरे आने से पहले जा चुका है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस भी लिख लो। आई विल वेट, मैं वेट करूंगा जब तक वो ना आ जाए। तो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग है। वो सब नहीं करना है, फॉर एंड, ठीक है, फैन बॉयज वाला टाइप से मैं नहीं पढ़ाती हूँ। बट, और, यट, वो सब ऐसे नहीं पढ़ना है। ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। और एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये तो बस आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप सब कंजंक्शन को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन में वो कंजंक्शन जो पेयर में यूज होता है। बेसिकली तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और कोरिलेटिव हो जाते हैं। वो कंजंक्शन जो पेयर में यूज होता है, या तो ये या तो वो, इधर के साथ और लगा देते हो, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ऑल्दो के साथ येट, वेदर के साथ भी और लगता है, वेदर के साथ भी और लगता है। सब मैं आपको डिटेल में अलग अलग कंजंक्शन पढ़ाऊंगी। तीन तरह के कंजंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अभी तो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेना कि मैम इधर के साथ भी तो और लगता है, वेदर के साथ भी तो और लगता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेदर के साथ जब और लगता है ना, तब डाउट का सेंस जाता है। अगर कहीं पे डाउट है तो अब वेदर और, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। इधर के साथ जब और लगाते हैं ना, तो उस समय चॉइस होता है। चॉइस का मतलब है इधर राम
और मोहन, इधर राम और मोहन मतलब दोनों में से एक को चुनना है, या तो राम या तो मोहन। तो जब इधर के साथ और लगता है तो हम चूज करते हैं, ठीक है। और वेदर के साथ जब और लगता है ना, जैसे मैंने लिखा आई डोंट नो, ये तो अभी रिसेंटली मैं एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी, शायद पहला दिन आपका डेमो में एक क्लोज टेस्ट लिया था, तो वहां पे ना और कुछ इधर लगा, पता नहीं कुछ लगा हुआ था, ठीक है, और लगा हुआ था शायद, और ऑप्शन में उन्होंने इधर भी दिया था और एक ऑप्शन में वेदर भी दिया था। और जब मैं डेमो ले रही थी उस दिन कोई क्लोज टेस्ट लेके आई थी, शायद इसका इस साल का स्टेनो का लेके आई थी क्लोज टेस्ट, और लगा था और बच्चों ने इधर लगा दिया था, बट आंसर वेदर हो। ऐसा था कि वेदर किड्स या बड़े हो या बुजुर्ग हो, दोनों को ये काम करना होगा, तो वहां पे वेदर लगना चाहिए था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, हाँ। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गया, तो 3 तरह के कंजंक्शंस है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, हम अलग अलग कंजंक्शंस को पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे ये तो मेन 3 तरह का कंजंक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं तीनों में से ना, जैसे मैं अलग अलग पढ़ाऊंगी, जैसे सिंस, एज, ये सब भी ना कंजंक्शन है। और कैसा वाला कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो वाला सेंटेंस, वाइल का मतलब है जबकि, ऐसा वाला सेंटेंस, येट, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, और ये भी सबऑर्डिनेटिव ही है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ही है। तो आप बोलो ये भी सबऑर्डिनेटिव है, ऑल्दो, वाइल और येट वाला तो खैर कोऑर्डिनेटिव हो गया, येट वाला तो खैर कोऑर्डिनेटिव हो गया। जैसे ऑल्दो भी तो सबऑर्डिनेटिंग है। फिर अनलेस और अनटिल ये सब पढ़ाऊंगी, तो आप बोलोगे मैम ये भी तो सबऑर्डिनेटिव, ठीक है, ये सारे सबऑर्डिनेटिव है, लेकिन मैं सबका अलग अलग पढ़ाऊंगी, सबऑर्डिनेटिव होते हुए भी सब अलग अलग बताता है। जैसे सिंस एंड फॉर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन तो है, लेकिन ये कारण बताने वाले कंजंक्शन है। ऑल्दो और वाइल का यूज हम कौन से रूप में करते हैं, कॉन्ट्रास्ट। जब भी सेंटेंस विरोधाभास हो, एक पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है, जैसे उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, कड़ी मेहनत पॉजिटिव है, फेल हो गया नेगेटिव है। तो जब भी सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट आए तो हम ऑल्दो का यूज करते हैं। जब भी सेंटेंस में कोई कंडीशन बताया जा रहा है तो वहां पे इफ, अनलेस, अनटिल का यूज करते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम आखिर इसमें डिफरेंस क्या है, ये सब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही, सब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, लेकिन सब मैं अलग अलग करवाऊंगी। कारण बताने वाले कंजंक्शन को एक साथ यूज करूंगी, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। कंट्रास्ट मतलब सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव जाता है और दूसरा नेगेटिव, अभी तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया। फिर वो कंजंक्शन जो कंडीशन बताता है। अब एरर सब यहीं से आए, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए वेदर यूज नहीं होता, वेदर तो डाउट के लिए यूज होता है। तो ये तो वो सब कंजंक्शन था, ठीक है। अब जहां जहां नोट लिखा है ना, वहां से भर भर के एरर्स आएंगे। इस बार का जो प्री एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम सीजीएल प्री का सीजीएल प्री का जो पहला एग्जाम था और जो पहला क्लोज टेस्ट आया था, प्री की बात कर रही हूँ, अक्टूबर नवंबर में जो आपका प्री हुआ था, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, तो जो प्री में जो पहला क्लोज टेस्ट आया था ना, उस क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस में ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगे थे और बच्चे हमारे कंफ्यूज हो गए थे। ये बच्चे हमारे कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे क्या लगाएं। यहाँ से एरर्स नहीं आएगा, यहाँ से एरर ना ज्यादा से ज्यादा सीडीएस एग्जाम में आएगा। सीडीएस के एग्जाम में जब पार्ट ऑफ स्पीच पूछेंगे ना, तो और को अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे कि ये कौन सा कंजंक्शन है बताओ, या बट को अंडरलाइन करके बताए, पूछेंगे कि ये सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। ये मैंने सीडीएस पर्पस से पढ़ाया, सीडीएस पर्पस से आपको पढ़ाया है। लेकिन एरर कैसे आता है, अब सारे एरर्स यहाँ से शुरू होंगे, वो तो पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एरर्स यहाँ से शुरू होने वाले हैं। जहां जहां नोट लिख रही हूँ वो सबको ध्यान से करना है। एक होता है एडवर्सेटिव। एडवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे एडवर्स सिचुएशन मतलब विपरीत परिस्थितियां, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का ही नाम होता है कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। वो कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है,
कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? वो कंजंक्शन जो विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होता है। विरोधाभास वाला सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा और दूसरा नेगेटिव जाएगा। जैसे बट कंजंक्शन, अभी अभी मत लिखना। जैसे बट वाला कंजंक्शन ना हमेशा कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। जैसे मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, he worked hard but he passed, ऐसा जाएगा? he worked hard but he succeeded, ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है ना। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन सफल हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। बट वाला सेंटेंस, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, तो यहाँ पे बट गलत है कि क्योंकि ये सेंटेंस में कड़ी मेहनत की पॉजिटिव और पास हो गया, सक्सीड हो गया पॉजिटिव। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव जा रहा है, कोई विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा, बट का नहीं जा रहा। एंड लगा दो। एंड वाले पार्ट में ना या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव। जैसे ये दोनों पॉजिटिव है ना, अगर मैं ऐसा लिखती ही डिडंट वर्क एंड ही फेल्ड, अभी लिखना नहीं कुछ भी, ये डिडंट वर्क नेगेटिव है और वो फेल हो गया, ये भी नेगेटिव। तो एंड का काम क्या होता है? या तो दोनों नेगेटिव को जोड़ना या तो दोनों पॉजिटिव को जोड़ना। बट वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट में जाएगा ना। जैसे he started early but reached late, उसने जल्दी स्टार्ट किया बट लेट से पहुंचा। जल्दी स्टार्ट किया क्या है? पॉजिटिव। जल्दी स्टार्ट किया तो जल्दी पहुंचना चाहिए था ना, बट वो लेट हो गया, नेगेटिव। तो कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन में बट का यूज। बट अभी लिखना कुछ भी नहीं। विरोधाभास का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ओके तो अभी मैं आपको वो सारा कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है एकदम रट लेना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारा कंजंक्शंस आपको साथ में करवा रही हूँ। ओके जो नेगेटिव में यूज होता है, मतलब नेगेटिव नहीं, कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है एक पार्ट पॉजिटिव में जाता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव में जाता है। तो आप लिखते जाइए, पहले कौन कौन सा पहले लिख लो। बट कंजंक्शन, येट, क्योंकि मुझे सबको अच्छे से समझाना हो। वेराज, वाइल का मतलब होता है जबकि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया। वेराज, वेराज का मतलब भी होता है जबकि। ये सब आपके बैंकिंग में भी आता है। जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, क्लॉजेस को जोड़ने में कौन सा कंजंक्शन का यूज करेंगे? हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की जबकि कड़ी मेहनत की बेचारा फेल हो गया, ये भी कॉन्ट्रास्ट। स्टिल, सबका मतलब बताऊंगी, लिखते जाओ। नेवरदीलेस का और नॉनदीलेस का मतलब होता है फिर भी। उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब है यद्यपि, हालांकि कड़ी मेहनत की फेल हो गई। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी होता है फिर भी, के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद। हिंदी नहीं भी करोगे, बस याद रखो कि ये इवन इफ, सबका मतलब होता है इवन दो का मतलब है के बावजूद के सेंस। पहले आप लिखो अच्छे से, यहां से भर भर के। नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, सबका मतलब है फिर भी, कड़ी मेहनत किया फिर भी फेल होगी। कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन भर भर के आएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है, आपका 1 बजे वोकैब का भी क्लास है आज। तो जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है ना, कुछ तो आज सरस्वती पूजा के दिन ज्वाइन करेंगे ना, तो भर भर के सिलेक्शंस मिलेगा। तो आज 1 बजे भी क्लास है वोकैब की, तो आ जाना। जो पिछला मैंने वर्ड पढ़ाया था उसका टेस्ट भी लूंगी। अब मैंने सोचा ना पहले वोकैब पढ़ा के लास्ट में टेस्ट लूंगी, क्योंकि शुरू में टेस्ट लेने से बहुत टाइम निकल जा रहा है। सबको अलग अलग बताऊंगी, क्योंकि कहाँ कहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, मुझे पता है। ये सारे कंजंक्शंस कॉन्ट्रास्ट में।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है ना के बावजूद, फिर भी, के बावजूद, पढ़ने के बावजूद भी फेल हो गया। इवन दो का मतलब वही है, इवन दो का मतलब होता है ना के बावजूद, इवन दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, के बावजूद, फिर भी, ये इसका मतलब सब इंस्पाइट ऑफ के सेंस में जाता है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद। अब देखो बट वाला तो मेरे को ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि बट का मतलब होता है, जरा ये ध्यान से देखना, बट का मतलब होता है लेकिन, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। चलो, अब आप बोलोगे कि मैम यट वाला कंजंक्शन, यट वाला कंजंक्शन भी कॉन्ट्रास्ट है। यट वाला कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट के सेंस में तभी यूज होगा ना जब यट कंजंक्शन के रूप में हो, और जहां यट का मतलब फिर भी फेल हो गया। लेकिन एक यट का मतलब ना, एक यट का मतलब होता है अब तक, एक यट टाइम बताता है, और जब यट टाइम बताए तो वहां का यट एडवर्ब की तरह काम करता है, और वहां पे कॉन्ट्रास्ट मत डालना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ना रट, मैम आपने तो नोट्स में लिखवाया था ना कि यट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है, और उसमें एक पॉजिटिव जाएगा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है एक पॉजिटिव जाएगा और एक नेगेटिव जाएगा, और फिर कहीं पे ये सेंटेंस आपको दिख दिया, ऐसा सेंटेंस आ गया, ही हैज नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि यट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जाता है, तो यहाँ तो कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा। मैंने क्या बोला है कि यट वाला कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में जाता है, जहां यट का मतलब फिर भी का सेंस आए वो कॉन्ट्रास्ट में जाएगा। बट कभी कभी यट का मतलब अब तक होता है, और वो टाइम बताता है, और वो एडवर्ब होता है, तो वो कंट्रास्ट नहीं जाएगा। हम यट को एज अ कॉन्ट्रास्ट तब यूज करेंगे ना जब यट कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, कंजंक्शन के रूप में। जैसे लिखा मैंने, he worked hard, he worked hard yet he couldn't succeed, तो कड़ी मेहनत किया फिर भी बेचारा सफल नहीं हो पाया। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला यट क्या है? यट जब कंजंक्शन के रूप में यूज हो ना तब कॉन्ट्रास्ट होगा, ऊपर वाला में यट कंजंक्शन थोड़ी है। अगर कंजंक्शन होता तो यट किसी को ज्वाइन, किसी चीज को जोड़ता ना, ठीक है, अगर यट कंजंक्शन होता तो किसी चीज को जोड़ता, बट यहाँ तो यट किसी चीज को जोड़ भी नहीं रहा है। यट के बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए था ना, यहाँ अब तक नहीं आया। एक तो यहाँ का यट टाइम बता रहा है, और दूसरा ये यट किसकी विशेषता बता रहा है, हैज नॉट कम, अब तक नहीं आया, आया की, और ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ एक तो यट कंजंक्शन नहीं है, यहाँ का यट एडवर्ब है, और ये टाइम बता रहा है। यहाँ फिर भी का सेंस नहीं जा रहा, अब तक का सेंस जा रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं डालना, ठीक है। यट एडवर्ब का काम करेगा ना तो कॉन्ट्रास्ट नहीं डालना, लेकिन यहाँ का यट तो कंजंक्शन का काम कर रहा है ना। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ देखो यट के बाद सब्जेक्ट, यहाँ तो यट के बाद कुछ आया ही नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है यट, तो यहाँ का यट कंजंक्शन है। और कैसा वाला कंजंक्शन, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट समझ रहे हो, उसने कड़ी मेहनत की, पॉजिटिव है, फिर भी बेचारा फेल हो गया, नेगेटिव। तो ये चीज याद रखिएगा। एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब तो दिमाग लगाना सब शुरू कर दिए। ठीक है, तो याद रखना कि यट वाला सेंटेंस विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट में तब यूज होगा ना जब यट वाक्य में कंजंक्शन का काम करेगा, और एक पॉजिटिव जाएगा और दूसरा नेगेटिव जाएगा। ओके, तो यही वाला था
कि yet वाला सेंटेंस क्लियर हो गया। बट में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बट हमेशा सॉरी हाँ एक चीज और बताना था वो तो मैं भूल ही गई। अब ना थोड़ा सा दिमाग को मतलब ऐसा इंग्लिश पढ़ के जाना है ना कि आप किसी को पढ़ा सको और एकदम टेक्निकल दिमाग से पढ़ा सको और चीजें इतना क्लियर हो ना आपके दिमाग में कि एग्जाम में जाके ऑप्शन को छाट सको। तो यट एज अ कंजंक्शन, यट जब कंजंक्शन का काम करे ना तब कॉन्ट्रास्ट में यूज करना। अभी तो बट वाला मैं बताने ही भूल गई। हाँ और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग है। अब आ जाओ बट वाला तो मैं बताने ही भूल गई। बट का भी दो मतलब होता है क्योंकि ऐसे ऐसे से पढ़ा देने से फिर स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम वहां भी तो यट था, आपने कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज किया। ये जो बट जो है ना ये वाक्य में कंजंक्शन का भी काम करता है और ये जो वर्ड बट वाक्य में प्रेपोजिशन का भी काम करता है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि बट वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रास्ट में रहना चाहिए। कब? जब बट कंजंक्शन का काम करे। लेकिन कभी कभी बट प्रेपोजिशन का काम करता है तो वहां कॉन्ट्रास्ट ढूंढने मत चलना। ओके वहां कॉन्ट्रास्ट मत ढूंढना। और इस बट का दो मतलब होता है। एक बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन किंतु परंतु वाला है तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट ढूंढना। लेकिन एक बट का मतलब होता है के सिवाय। अब कुछ कुछ बच्चों को हिंदी नहीं आती है तो एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। और जहां बट का मतलब एक्सेप्ट के सेंस में है वहां का बट प्रेपोजिशन है और वहां पे कॉन्ट्रास्ट मत डालना। क्योंकि होता है कि मैं बट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जाता है लिख दूं तो फिर आप दिक्कत होने लगेगी। मैंने लिखा नथिंग बट सम बुक्स was available। अब यहां बट का मतलब क्या जा रहा है बताना। यहां बट का मतलब, अब फिर मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। और आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया है ना कि बट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जाता है तो नीचे वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट में जा ही रहा है। उसने कड़ी मेहनत की पॉजिटिव है और वो फेल हो गया नेगेटिव है तो कॉन्ट्रास्ट में तो जा ही रहा है। लेकिन ये सेंटेंस में ऊपर वाले सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल नहीं जा रहा। किताब के सिवाय कुछ भी अवे तो कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है कि यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं है। ठीक है यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं है। यहाँ का बट ना इसके बाद नाउन आ रहा है। यहाँ का बट, यहाँ बट का मतलब क्या निकल रहा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किताबों के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट के सेंस में जा रहा है, के सिवाय के सेंस जा रहा है। किताबों के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। बट यहाँ का बट तो कंजंक्शन है ना, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ का बट कंजंक्शन है और बट एज अ कंजंक्शन हमेशा कॉन्ट्रास्ट लेगा, एक पॉजिटिव या नहीं। ओके अब एक दिमाग में बच्चों का और भी क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि मैं सब्जेक्ट वर्ब के चैप्टर में पढ़ाऊंगी। बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने यहाँ पे वॉज क्यों लगाया, आपने वर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इतने सारे किताबें आपको वर लगाना चाहिए था ना, आपने वॉज क्यों लगाया? क्योंकि देखो भाई ये जो इतने सारे किताब है तो आपको वर लगाना चाहिए था प्लूरल, क्योंकि ये बट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब लगाते समय हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट देखते हैं। बुक्स तो हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है बट हम ऑब्जेक्ट थोड़ी देखेंगे, हम नथिंग को देखेंगे। नथिंग हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में। तो नथिंग आर अवेलेबल नहीं होता, नथिंग इज अवेलेबल या नथिंग वॉज अवेलेबल। ओके ये क्लियर है? तो ये जो आपको दिमाग में आ रहा है ना कि मैम ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब कहाँ से आ गया, तो ये जो वर्ब लगा है ना डियर, ये जो वर्ब लगा है ये ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी लगा है, ये नथिंग के लिए लगा है। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है,
और ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट के लिए लगता तो वर लगता है ना, ये नथिंग के लिए लगा है। अब आप बोलोगे मैम नथिंग को अपने सब्जेक्ट कैसे मान लिया, क्योंकि नथिंग प्रोनाउन। ओके, तो भाई एक चीज क्लियर है, जिसके दिमाग में ये बात आ रहा है कि मैम आपने क्यों लगा दिया, वॉज क्यों लगाया और बुक्स को क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद बुक्स ऑब्जेक्ट है, वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट नथिंग देखेंगे। और कुछ के दिमाग में आ रहा है ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब कैसे आ गया, ये ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी लगा, सब्जेक्ट के लिए लगा। तो याद रखना कि अगर बट का मतलब के सिवाय एक्सेप्ट के सेंस में आए और वो प्रेपोजिशन है तो वहां कॉन्ट्रास्ट मत डालना, लेकिन अगर कंजंक्शन में है तो डाल दे, ठीक है, डाल देना। ये वाला सेंटेंस देखो, जैसे आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो, नोबडी वॉज प्रेजेंट, क्या बोल, नोबडी वर बोलते हो या नोबडी वॉज बोलते हो, नोबडी वॉज प्रेजेंट या नोबडी वर, नोबडी वॉज होगा ना, नोबडी सिंगुलर होता है, या एवरीबडी आर प्रेजेंट नहीं होता है, एवरीबडी इज प्रेजेंट, इसको मैं सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊंगी आपको। तो ये जो एवरीबडी होता है ये भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर, ये नोबडी जो होता है ये भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर। आप बोलोगे कि मैम नोबडी एवरीबडी को आपने सब्जेक्ट क्यों माना, क्योंकि ये वर्ब है और किसी भी वर्ब सब्जेक्ट से एग्री करता है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना, तो ये नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है। एवरीबडी किसी लोग गर्ल के लिए होगा, या एवरीबडी किसी बॉय के लिए होगा, या नोबडी भी किसी के लिए होगा। अब ऐसा लिखा मैंने, नोबडी बट, हिंदी नहीं करना है, नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट। अगर आप इसकी हिंदी करते हो ना, कभी भी इंग्लिश पढ़ते समय हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अगर इसकी हिंदी करते हो, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई भी प्रेजेंट नहीं था, कोई भी प्रेजेंट नहीं था मतलब स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे ना, कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे तो आपका मन होगा कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे तो वर लगाने का, बट आंसर इज वॉज। वी डोंट हैव टू डू द ट्रांसलेशन, वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज बट ओवर हियर, बट ओवर हियर इज नॉट अ कंजंक्शन। अगर बट का मतलब लेकिन परंतु का सेंस आए तब वो कंजंक्शन है, बट यहाँ बट का मतलब स्टूडेंट्स के सिवाय कोई भी प्रेजेंट नहीं था, यहाँ एक्सेप्ट का सेंस आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ का बट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन हम वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट थोड़ी देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट तो नोबडी है जो कि सिंगुलर होता है, जो वॉज लगा है, सब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट वर्ब में करेंगे। ओके, तो बस मुझे ना एक एक चीज को बारीकी से समझाना था, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैम आपने तो बोला है येट वाला सेंटेंस विरोधाभास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बट ही हैज नॉट कम येट में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां का येट एडवर्ब है, कंजंक्शन नहीं है। कॉन्ट्रास्ट तब जाएगा ना जब बट प्रेपोजिशन का काम ना करके कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया। अब आ जाओ वाइल। अब आप बोलोगे कि मैम वाइल वाला सेंटेंस में तो यहाँ नहीं जा रहा है, ये देखो, ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई। तो और फिर मैंने लिखा वाइल ही वॉज या वाइल ही वर्कड he failed. देखो, this while has two meanings. No doubt I will be explaining in Hindi as well. This while has two meanings. This one while का मतलब होता है दौरान, खेलने के दौरान इसको चोट लग गई, तो एक while टाइम बताता है, ठीक है, टाइम एक while टाइम बताता है। और एक while का मतलब होता है ना जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की, यार बहुत फेल करवा दिया मैंने, तो वहां का वाइल कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है और वहां का वाइल कंजंक्शन होता है, अब नीचे वाला सेंटेंस पहले देखो, कहा यहाँ वाइल का मतलब निकल रहा है खेलने के दौरान उसको चोट लग गई, खेलते वक्त उसको चोट लग गई, और ये कंजंक्शन हो ही नहीं सकता है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है,
तो ये कंजंक्शन तो वफादार टॉपिक है। अगर ये कंजंक्शन होता तो बाद में भी तो क्लॉज आता। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, ये कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, ये कंजंक्शन नहीं है। अभी अभी मैं बताऊंगी, इस पे फिर से आऊंगी। पहले ये देख लो, ये क्या है, सब्जेक्ट और ये है वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और यहाँ भी ही फेल्ड, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, वाइल। यहाँ का वाइल कंजंक्शन है। और यहाँ वाइल का मतलब क्या है, जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की, जबकि उसने टीचर से बहुत रिक्वेस्ट किया, बस टीचर फिर भी उसे टाइम नहीं दिया। तो जबकि कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, उसने कड़ी मेहनत की पॉजिटिव और वो फेल हो गया नेगेटिव। तो वाइल एज अ कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, जबकि का सेंस जाए। ठीक है, जबकि का सेंस जाए। अब मुझे बताओ कि नीचे तो बता दिया, यहाँ का वाइल क्या है, यहाँ का वाइल टाइम बता रहा है। और टाइम बताने वाले वर्ड्स या तो प्रेपोजिशन होते हैं, आपको मैंने शुरू के क्लासेस में बताया है, या तो एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब एडवर्ब होते हैं। तो क्या है ये, प्रेपोजिशन होते हैं या तो एडवर्ब होते हैं। तो ये क्या है। और इस प्लेइंग को गलती से भी वर्ब मत मानना। कोई भी आईएनजी वर्ब तब होता है ना जब उस आईएनजी के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर लगा के जब आईएनजी आता है ना, तो कुछ बोलेंगे मैम ये तो वर्ब है। वर्ब नहीं हो सकता है। किसी भी आईएनजी को वर्ब होने के लिए ना उसके पहले इज, एम, आर चाहिए। ही इज प्लेइंग या दे वर प्लेइंग। तो यहाँ का आईएनजी वर्ब है। ठीक है, यहाँ का आईएनजी वर्ब इज, एम, आर लगा, बट यहाँ तो इज, एम, आर नहीं है। ये वैसे प्रेपोजिशन है। ठीक है, अभी मैंने आपको जीरेंड पढ़ाया नहीं है, इसलिए अपने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत करो। सबसे पहले ये वाइल प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। और आप बोलोगे कि मैम आपने आईएनजी को ऑब्जेक्ट कैसे मान लिया। जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म बगैर इज, एम, आर हो उसको हम जीरेंड बोलते हैं, और जीरेंड भी नाउन ही होता है। तो ये आईएनजी नाउन है, प्लेइंग जो था ये नाउन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता। कंफ्यूज मत होना, कुछ को लगेगा मैम हमने तो कभी जिंदगी में जीरेंड सुना ही नहीं है। अभी आपने नहीं भी सुना है, मैंने भी नहीं सुना था। ठीक है, पढ़ते वक्त मैंने भी सुना, तो अभी मत कंफ्यूज हो कि मैम ये जीरेंड क्या होता है। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगी ना, तो उस पर हम पूरे जीरेंड पे पीएचडी करेंगे। वहां का वाइल के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रेपोजिशन है। जो पढ़ चुके हैं, लक्ष्य मैम जीरेंड आ रहा है, जो पढ़ चुके हैं तो उनका आंसर करेक्ट। तो एक भी आपका डाउट नहीं मतलब छोड़ा जा रहा है कि आपको बाद में पूछना पड़े मेरी तरफ से। बट नो डाउट, स्टूडेंट हो तो डाउट आएगा ही। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि वर्बल नाउन भी कहते हैं, कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये 3 चीज आपको पढ़ा दिया है कि वाइल जब कंजंक्शन का काम करे ना, और जब वाइल का मतलब जबकि का सेंस आए, जबकि कड़ी मेहनत की, तब कॉन्ट्रास्ट। और वेराज, वेराज का मतलब भी है जबकि, और वेराज का 10 मीनिंग नहीं होता है, वही होता है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब भी होता है हालांकि, फिर भी, स्टिल। हाँ, स्टिल देखो, ये जो स्टिल है, अभी तो मैं कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ, तो स्टिल जब कंजंक्शन का काम करे, ठीक है, तब कॉन्ट्रास्ट में यूज होगा। कभी कभी स्टिल ना एडवर्ब होता है, और कभी कभी स्टिल वो भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और कभी कभी स्टिल एडजेक्टिव भी होता है। कंजंक्शन में उसको कॉन्ट्रास्ट में यूज करना, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करे तो कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं करना। जैसे लिखा मैंने, द वॉटर इज स्टिल। स्टिल का मतलब होता है ठहरा हुआ, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। और फिर मैंने लिखा ही इज स्टिल वर्किंग। चलो अब मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। पार्ट ऑफ स्पीच का 4 क्लास मैंने ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पार्ट ऑफ स्पीच में एक्सपर्ट हो गए। चलो बताओ, पहला वाला वाक्य में स्टिल क्या है। अब तो मैं बैच के लास्ट तक पूछते रहूंगी ना पार्ट ऑफ स्पीच, इतना डिटेल में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दिया, आप पूछूंगी ना।
द वाटर मूव नहीं कर रहा, जैसे नदी का पानी मूव करता है, तालाब का पानी स्थिर रहता है, वाटर की विशेषता बता रहा है ना, और वाटर नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। और ही इज स्टिल वर्किंग, यहाँ स्टिल वर्किंग की विशेषता बता रहा है, तो वर्किंग इज एम आर के साथ है तो वर्ब है ना, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है तो ये एडवर्ब है, तो यहाँ तो कॉन्ट्रास्ट नहीं जाएगा ना। यहाँ तो कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा, कॉन्ट्रास्ट में तब जाएगा जब कंजंक्शन। टाइम हो गया, चलो मैं अभी एंड करूंगी इसको। लिखना कब है, एडवर्ब क्यों नहीं है, कहाँ से एडवर्ब हो जाएगा। कोई भी वर्ड क्या होता है ना, देखना है कि वो विशेषता किसकी बता रहा है। आप सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्टली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो वर्ड यूज हुआ है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं जाएगा। जैसे मैंने लिखा, आई एक्सप्लेन्ड टू हिम, स्टिल ही डिडंट अंडरस्टैंड। मैंने उसको एक्सप्लेन किया बट फिर भी स्टिल उसको समझ में नहीं आया। यहाँ स्टिल का मतलब है फिर भी, और फिर भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया पॉजिटिव, उसको नहीं समझ में आया नेगेटिव, तो ये कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है ना ये स्टिल, और ये स्टिल एडवर्ब है, ठीक है, सॉरी कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। यहाँ भी ही स्टिल के बाद सब्जेक्ट और डिडंट अंडरस्टैंड वर्ब है, क्लॉज बना रहा है, और यहाँ का जो फिर भी है ना स्टिल कंजंक्शन है, तो स्टिल एज अ कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, फिर भी का सेंस जाता है। ये मत समझ लेना कहीं भी स्टिल यूज हो गया ना तो वो कॉन्ट्रास्ट में जाएगा, नहीं, स्टिल का मतलब फिर भी के सेंस में तब जाएगा जब वो कंजंक्शन के रूप में यूज हो। वाटर इज स्टिल या ही स्टिल वर्किंग उसमें नहीं जाएगा। तो यहीं तक रहने देते हैं, कल करेंगे, ठीक है। ये हमारे बैच में एक लक्ष्य है, वो उससे आप लोग सीखो कि इतना स्पीड में कैसे लिख लेता है सब। ऑल ओके, कल कल आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी। अभी तो मेरे को एक एक कंजंक्शन को समझाना है, नंदीनेस लेवर्दीनेस, फिर ये दोनों आपके स्टेनो में आया था कि मैम दोनों को तो आपने कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, और एग्जाम में क्लोज टेस्ट में दोनों आ गया था, दोनों के बीच में क्या अंतर है, सब डिटेल में करेंगे कल। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे दो, इवन दो, वो सब लिख रही हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि मैम इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इससे भर भर के रह जाता, के बावजूद भी तो कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होता है, और ऑल्दो भी तो कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होता है। क्या डिफरेंस है, ये कंजंक्शन है और डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, तो कल देखेंगे कहाँ दोनों विरोधाभास में यूज होता है, दोनों तो सेम ही है विरोधाभास, बट एक कंजंक्शन है एक प्रेपोजिशन है, तो कल देखेंगे कहाँ प्रेपोजिशन लगेगा कहाँ कंजंक्शन लगेगा, ठीक है। साथ में नोट्स बनाते जाना है। अरे इतना हैंडराइटिंग है, मेरी हैंडराइटिंग भी ना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन मैं अपना बोर्ड पे लिखती हूँ तो मैं सजा सजा के थोड़ी लिखूंगी। माई डियर स्टूडेंट्स, मैं तो इतना कर्सिव लिखती हूँ ना, माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंजंक्शन, इतना सजाना थोड़ी है मेरे को, फटाफट लिखना है, जल्दी से एग्जाम क्रैक करना है। आपके लाइफ में ना सिर्फ यही नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अगले साल आपका लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हों, आपको नाउन प्रोनाउन से छुटकारा मिले। क्लोज टेस्ट, दुनिया में हम क्लोज टेस्ट PQRS बनाने के लिए आए हैं, दुनिया में हम मजे करने के लिए आए हैं, बट कुछ समय, लाइफ के कुछ समय तक हमें इस पर भी ध्यान देना है ताकि हमारी लाइफ और भी अच्छी हो जाए। इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैंने भी लाइफ में बहुत चीज मैनिफेस्ट किया है और सही भी हो गया है। इमेजिन करिए, इस सरस्वती पूजा आप सेलिब्रेट कर रहे हो ना, अरे अगले सरस्वती पूजा गवर्नमेंट ऑफिस में अपने कलीग के साथ मना रहे होंगे, ऐसा ऐसा चीज मैनिफेस्ट करोगे, अंदर एनर्जी आएगी और पढ़ने का मन हो। सिर्फ मेरे से आशीर्वाद मांग मांग के आपका ब्लेसिंग मतलब एग्जाम थोड़ी निकलेगा।
मेरे से आशीर्वाद तो है ही। अच्छा, आपका एनडीए का एग्जाम है, चलो हैंड करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। एरर कैसे कैसे आएंगे ना, वो मैं कोमल कल पढ़ाऊंगी ना। पहले तो मुझे रूट में जाना है। रूट का मतलब समझ रहे हो, उस वर्ड के जड़ पे जाना है कि कब वो कंजंक्शन है, कब क्या है, उसके बाद ये सब में एरर्स आएगा, ठीक है। ये सब वाला एरर्स आएगा, कल जो पढ़ाऊंगी वो सब एरर्स में आएगा। 1 बजे मैं वो कैप पढ़ाऊंगी, हाँ 1 बजे वो कैप पढ़ाऊंगी, कल ग्रामर होगा, ओके।